नमस्कार। हम हिंदुस्तानी के इस एपिसोड में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बात 2016 की है। उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का राज उल्लासनगर महानगर पालिका पर था। तब राणा खदान पर डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ देखकर तब रूलिंग पार्टी ने यह निर्णय लिया कि यह डंपिंग ग्राउंड 5 नंबर शिफ्ट कर दिया जाए। और अब विरोधाभास देखिए, 5 नंबर में डंपिंग ग्राउंड से आसपास के लोगों को जब दिक्कतें होने लगी तो शिवसेना ने नेतृत्व किया, आंदोलन किया और कहा कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए। अरे बंद करा, बंद करा, अरे बंद करा, बंद करा। कैसा विरोधाभास है। जो पार्टी डंपिंग ग्राउंड को ले जाने के लिए जिम्मेदार है वही पार्टी अब आंदोलन कर रही है। और ऐसे आंदोलन का क्या मतलब जब वो पार्टी खुद सत्ता में हिस्सेदार है। ये तो दिखावा है जो सरेआम किया जा रहा है। लोग सब समझते हैं। आप सत्ता में रह के जब अपने इच्छित लोगों के हित के काम नहीं करवा सकते तो किस बात का आंदोलन। आंदोलन तो विपक्ष का हथियार है। आपको ये शोभा नहीं देता। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि इसे तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपको बता दूं, इस तरह के आयोजनों से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो रैलियों के लिए और ऐसे आयोजनों के लिए शुरू से ही चर्चा में रही है। चाहे शीला पूजन हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, जन समर्थन यात्रा हो, ऐसी कई यात्राएं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, निकाली जाती रही है। इससे अछूती शिवसेना भी नहीं है। शिवसेना ने भी शिव संपर्क यात्रा निकाली। कांग्रेस भी नहीं है। 15 अगस्त तक उनके लगातार कार्यक्रम, जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उनके भी कार्यक्रम सतत जारी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तीसरी लहर अगर आ गई तो इसके लिए किसी एक को नहीं, हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब भी तो उस रैली में शामिल होते हैं, जाते हैं। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये तीसरी लहर अगर आती है तो इसके लिए दोषी कौन होगा। छात्रों को या बच्चों को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं। माता पिता उन्हें कुछ लालच देकर पढ़ने के लिए विवश करते हैं। बेटा पहला नंबर आएगा तो तुझे साइकिल लेके दूंगी, या आज अगर अच्छा बच्चा बन के रहेगा तो चॉकलेट दूंगी। यही बच्चा जब स्वस्फूर्त स्वयं प्रेरणा से पढ़ाई करता है तो अच्छे बच्चों में शुमार होता है और वो हमेशा अच्छा बना रहने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो बैक बेंचर्स हैं, जो खुद के मन से पढ़ते नहीं, खुद के करने से आगे बढ़ते नहीं, बदमाश बच्चे होते हैं। उनके लिए आपके पास में क्या तरीका है? उनके लिए प्राचीन समय में भारत में जब गुरुकुल हुआ करते थे तब डंडे और बेंत से उनकी सुटाई होती थी। इन बच्चों को प्रेरित करने के लिए कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। फिर मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू हुई। आज 200 साल से मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम कहां से कहां पहुंच गए। किसी भी सरकार ने 70 साल आज़ादी के बाद भी इस मैकाले शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें ज़्यादा समझदार लोग नहीं चाहिए। और ये बदस्तूर आज तक ये शिक्षा पद्धति जारी है। मैकाले की शिक्षा पद्धति में गुरुजी का स्थान मास्टर जी ने ले लिया और मास्टर जी
ऐसे बदमाश बच्चों के लिए डस्टर और स्केल से पिटाई किया करते थे। समय बदला, नए ज़माने में बदमाश बच्चों को जब बच्चे ज़्यादा बदमाशी करते थे तो स्कूल के टीचर उन्हें क्लास के बाहर भगा देते थे या उन्हें मुर्गा बनने के लिए कहा जाता था। आज समय बदल गया है, डिजिटल का ज़माना आ गया है। डिजिटल के ज़माने में आपका बच्चा अगर पढ़ता है तो ठीक, नहीं पढ़ता है तो कोई बात नहीं। डिजिटल के माध्यम से यानी कि आपके बच्चा मोबाइल के माध्यम से पढ़ता है और यही पढ़ाई उसके भविष्य को निर्धारित करेगी। आज पिछले 2 साल से ऐसा चल रहा है कि स्कूलें बंद हैं। स्कूल जहां आके बच्चे एक दूसरे से सामाजिक समरसता सीखते हैं, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, शारीरिक विकास करते हैं, लेकिन आज इस कोरोना महामारी के कारण ये चीज़ें गौण हो गई हैं। आज इस कोरोना के चलते स्कूलिंग बंद हो गई है। पूरे देश में स्कूलों का ये हाल है कि स्कूलें अब बीते ज़माने की बातें हो गई ऐसा लगता है। आने वाला टाइम डिजिटल युग होगा। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो घर में रहिए। हमारे ठाणे जिला के लिए ये दोहरी खुशी की बात है। पहली, एडवोकेट गजानन चौहान को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर लिया गया है। दूसरी खुशी की बात ये है कि ठाणा के न्यायमूर्ति अभय ओक, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनका नाम राष्ट्रपति के पास में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में भेजा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे ज़िले से 2 लोगों को इतना बड़ा सम्मान मिला है, जो कि पहली ही बार है। ये था आज का हम हिंदुस्तानी का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।